Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology Colony. In this video, we are going to discuss GATE 2023 questions of biochemistry. Before we get into this video, do subscribe to my YouTube channel and check out my Telegram channel also. So the first question is, determine the correctness or otherwise of the following assertion A and the reason R. Assertion is, on a per carbon basis, palmitic acid yields more ATP than glucose. Reason is given as carbons in palmitic acid are more reduced than those in glucose. Well, सबसे पहले तो on a per carbon basis palmitic acid yields more ATP than glucose. It is correct. If you are familiar with the structure of palmitic acid, it contains 16 carbons. So, and glucose contains 6 carbons. So it has more carbon than glucose. Also, it undergoes 7 cycles of beta oxidation to form 7-acetyl coenzyme A, and further it yields more ATP, that comes around to be 129 ATP. So बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट मिल रहा है हमें 129 ATP मिल रहे हैं टोटल. दैट ऑल्सो वी आर कंसिडरिंग NADH से जो हमें मिल रहे हैं, FADH2 से जो मिल रहे हैं, एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो मिल रहे हैं. ठीक है. देन सेकंड, इसका रीजन क्या दे रखा है, कार्बन्स इन पार्मेटिक एसिड आर मोर रिड्यूस्ड देन दोज इन ग्लूकोज. तो रिड्यूस्ड कार्बन मतलब सबसे पहले तो ग्लूकोज में हर एक कार्बन जो है एक ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड है इन फॉर्म ऑफ OH, जबकि जो पार्मेटिक एसिड है उसमें हाइड्रोजन ही हमें मिल रहे हैं. सो कार्बन्स इन पार्मेटिक एसिड आर मोर रिड्यूस, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा है. अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो वो रिड्यूस फॉर्म है उसकी. वाइल इन ग्लूकोज COH प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो रिड्यूस फॉर्म इसकी नहीं है, वो ऑक्सीडाइज फॉर्म कहलाएगी बिकॉज ऑक्सीजन से बाइंडेड है. So yes, this reason is also correct and the assertion is also correct, and R is the correct reason for A. So आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है स्टोइक्योमेट्री ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन. सो जो एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, पहले तो पामिटॉल कोएंजाइम A, उसमें हमें मिल रहा है 7 कोएंजाइम A. जब हमने ऐड किया 7 NAD FAD और वाटर इन्वॉल्व है, देन हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है. तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में 12 ATP मॉलिक्यूल बनाता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे हम, वो आ जाएगा 96. देन एक NAD जो है, सॉरी FAD जो है वो 2 बनाता है, सो 14. देन NAD बनाते हैं 3, तो ये हो जाएगा 21, और ये आ रहा है 131. और 2 क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं, 2 ATP आर कंज्यूम्ड, तो हमें फाइनल ATP कितने मिल रहे हैं, 129 ATP. Okay. So the next question is, when cell components are fractionated by sedimentation, the correct order from lower to higher gravitational force G in which the components get separated is nuclei, mitochondria, microsomes and ribosomes. Yes, A option is correct. आप देख सकते हैं इस डायग्राम की मदद से हमने टिश्यू सेल्स लिए, उनको होमोजेनाइजेशन किया, उनका होमोजेनेट मिला हमें मिक्सचर, देन इसको हमने डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन किया, जिसका रिजल्ट ये आ रहा है कि जो पैलेट है उसमें हमें न्यूक्लियाई मिल रहा है. फिर इसको हमने 20,000 G फोर्स से भी और सेंट्रीफ्यूज किया, तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिल गया. अगर प्लांट सेल होगा तो क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा. देन 80,000 G ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगाया, तो फिर हमें माइक्रोजोम सेपरेट होते हुए मिले, जो कि पीसेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. देन 150,000 में किया तो फिर हमें राइबोसोम्स मिले. तो ऑर्डर क्या है, न्यूक्लियाई, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन माइक्रोसोम्स एंड देन राइबोसोम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a population the probability of a susceptible individual getting infected with SARS-CoV-2 is low when a majority of individuals in the population becomes immune to this virus. This phenomenon is known as innate immunity, adaptive immunity, active immunity या herd immunity. इसको बोलते हैं herd immunity. जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वैक्सीन उनको मिल गई होगी या वैक्सीनेटेड होंगे, तो क्या क्रिएट हो रही है, ये हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो रही है. या फिर नेचुरली अगर उनका इम्यून सिस्टम जो है डेवलप हो गया आफ्टर द इन्फेक्शन टू फाइट दिस कोरोना वायरस,
So it is also developing the herd immunity. So D option is correct. So the next question is, given below are four reactions of the glycolytic pathway catalyzed by the enzymes E1, E2, E3 and E4 as indicated. Which of these enzymes is or are not part of the glyconeogenesis pathway? आर मतलब इज और आर का मतलब कि ये एमएसक्यू है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है और नॉट पूछा गया है। तो पहली रिएक्शन देखते हैं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्जन हो रहा है। सबसे पहले तो जो ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस हैं वो एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस मतलब जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था, ब्रेक डाउन होता था इनटू पायरुवेट। सो हमें क्या देखना है कि कौन सी रिएक्शन जो है यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है, ये एक यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है और इसमें जो है PFK1 एंजाइम इन्वॉल्व है और यहाँ पे एक फॉस्फेटेज इन्वॉल्व है। ये हो गया ग्लाइकोलिसिस में और ये हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस में, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे, ठीक है, क्योंकि ये इस तरफ दे रखा है 6 फॉस्फेट से 1,6 बन रहा है, पर ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। Then we have second reaction, fructose 1,6 bisphosphate converting into dihydroxyacetone phosphate या DHAP and glyceraldehyde aldehyde 3 phosphate। तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये दोनों डायरेक्शन में जाती है। तो फिर ये क्या है, ये तो कॉमन रिएक्शन हो गई, दोनों में ही हो रही है, ठीक है। तो ये सही है, दोनों में होगी। देन वी हैव 3 phosphoglycerate कन्वर्टिंग इनटू 2 phosphoglycerate। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जो एक इनॉल म्यूटेज होता है वो करता है ये रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी दोनों का पार्ट है। देन वी हैव फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट। तो ये क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है और एंड इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस में हो रहा है। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये जो क्या दे रखा है, इस तरफ ग्लाइकोलिसिस चल रहा है, इस तरफ ग्लूकोनियोजेनेसिस चल रहा है। एंड देन ये जो सारी रिएक्शन देखी है आपने, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनना, ये ग्लाइकोलिसिस का बात है, सॉरी पार्ट है। एंड देन वी हैव 3 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट, ये भी एक यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, वाया पायरुवेट काइनेज हो रही है। और इधर क्या होता है कि ऑक्जेलो एसीटेट बनता है जो क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट है। देन उसके बाद ये जाके फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है एंड देन इट एंटर्स द ग्लाइकोलिसिस, मतलब उल्टा ग्लाइकोलिसिस पाथवे चल रहा है, ठीक है। Which one of the following molecules is or are secondary messengers produced by the phosphoinositide signaling cascade? तो इसका आंसर क्या होगा, बी एंड डी। कैसे, ये है IP3 और ये है डैग, आपने सुना होगा इसका नाम। ये देखिए, ये फॉस्फोआइनोसिटाइड 4,5 बिस फॉस्फेट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है एंड जैसे ही फॉस्फोलाइपेज सी बीटा जो एक्टिवेट होता है वाया GPCR, तो क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू IP3 एंड डैग, ठीक है। बाकी ये आगे अपने अपने फंक्शन करते हैं। सो ये जो है दो सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं। सो द क्वेश्चन इज, a protein has 7 cysteine residues. The maximum number of disulfide bonds of different combinations that can possibly be formed by these 7 cysteine residues is. तो cysteine का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले तो ये H, ये NH2 एंड देन वी हैव यहाँ पे CH2SH। अब ये इसके पास सल्फाइड्रल ग्रुप है, तो ये दूसरे सिस्टीन रेसिड्यू के सल्फाइडल ग्रुप के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है बाय लूजिंग द हाइड्रोजन, ठीक है। ये ऐसे दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है। सो एक प्रोटीन दे रखा है जिसमें 7 सिस्टीन रेसिड्यूज हैं, मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां।
ठीक है, तो पहला सिस्टीन रेसिड्यू इन सबके साथ बना सकता है, तो कितने हो जाएंगे ये, 6 हो जाएंगे। ठीक है, 6 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो गए। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट और सेकंड फिक्स हो गए, ठीक है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, तो अब हम देख सकते हैं थर्ड कितनों के साथ बना सकता है, फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ, सिक्स के साथ एंड सेवेंथ के साथ। तो ये कितने हो गए, 4 हो गए। देन फर्दर अगर हम थर्ड एंड फोर्थ को भी फिक्स कर दिया, ठीक है, ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के रुक गए हैं, तो अब हम देख सकते हैं कि फिफ्थ जो है वो सिक्स के साथ भी बनाएगा, सेवन के साथ भी बनाएगा। तो ये कितने हो गए, दो और डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ सिक्स को नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये सेवन तो अकेला ही रह गया, तो फिर उसको हम आगे काउंट नहीं करेंगे। तो 6 × 4 × 2 कितने हो गए, 48 जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हमें मिल रहे हैं। सो आंसर इज 48। Next question is, a lyophilized sample of 20 nanomoles of an oligonucleotide is dissolved in water and the volume of the solution is made up to 200 microliter. The concentration in micromole of the oligonucleotide in this solution is. First of all, we know this concentration का formula क्या होता है निकालने का. So concentration is equal to mole, number of moles per liter. तो हमें यहाँ दे रखा है 20 नैनोमोल्स है, एक सेकेंड, ओके, 20 नैनोमोल्स है डिवाइडेड बाय 200 माइक्रोलीटर है। अब इनका कन्वर्जन अगर हम करें तो 10⁻⁻9 हो जाएगा मोल्स में, देन ये हो जाएगा 10⁻⁻6 लीटर्स में हो जाएगा ये। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये कैंसिल, देन 2/20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ हो जाएगा। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻4 मोल पर लीटर आ रहा है ये। आंसर किस में मांगा गया है, माइक्रोमोलार में मांगा गया है, अभी ये मोलार में है। ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है। सो 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 माइक्रोमोलार हो जाएगा ये। तो आ रहा है हमारे पास 100 माइक्रोमोल्स। सो 100 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, DNA in a 1 centimeter long chromatin contains 5 multiplied by 10⁻⁹ base pairs. The fold compaction of this DNA within the chromatin is. तो सबसे पहले तो fold compaction क्या होता है, हम सबको पता है DNA क्या है कि बहुत लॉन्ग है या बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। तो क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स में पैक किया जाता है, फोल्ड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि DNA इन अ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग क्रोमैटिन है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग क्रोमैटिन में 5 × 10⁹ बेस पेयर का DNA रखा गया है। हमें क्या इसमें नहीं पता, फिलहाल हमें DNA की लेंथ नहीं पता, हमें पता है कि कितने बेस पेयर्स का है। तो हमें ये पता है कि एक बेस पेयर क्या है, 3.4 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग होता है। ठीक है, तो क्या हम इससे DNA की लेंथ निकाल सकते हैं? तो लेंथ ऑफ DNA कितनी हो जाएगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम में दे रखा है ये। तो हमें कितने में करना है, सेंटीमीटर में पूछा गया है ना, तो सेंटीमीटर में ही लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 तो कितना हो गया, अब ये मीटर में हो गया। अब सेंटीमीटर में करने के लिए हमें 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया सेंटीमीटर में, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बेस पेयर, 5 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स है। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10⁻11 हो जाएगा ना ये। फिर तो 3.4 मल्टीप्लाई बाय 5, या इसको भी हम हटा दें तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 34 × 5 कितना हो जाएगा, 170, और ये कितना है, सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, ये हमें क्या मिला, लेंथ ऑफ DNA मिल गया। अब हमें निकालना है फोल्ड कॉम्पैक्शन। फोल्ड कॉम्पैक्शन,
ये हो जाएगा 170 सेंटीमीटर ऑफ डीएनए डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ लॉन्ग क्रोमैटिन, तो ये आ रहा है 170। तो फोल्ड कॉम्पैक्शन हो गया 170, मतलब डीएनए को 170 टाइम्स फोल्ड किया गया है टू बी कॉम्पैक्टेड इनटू 1 सेंटीमीटर लॉन्ग क्रोमैटिन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज intracellular concentrations of ATP, ADP and inorganic phosphate in 4 cell types are given below. Which one of these cell types has the most negative delta G for ATP hydrolysis? सबसे पहले तो हमें डेल्टा जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 RT लॉग प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। तो एटीपी हाइड्रोलिसिस देखना है हमें। एटीपी हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एटीपी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एटीपी गिव्स एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो फिर अब अगर इसको हम देखें तो हमें ये वैल्यूज दे रखी है, एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, एडीपी की दे रखी है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की दे रखी है। इस इक्वेशन में अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट बोला गया है, प्रोडक्ट हमें ये मिल रहा है, तो एडीपी की कॉन्सेंट्रेशन एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एटीपी की कॉन्सेंट्रेशन बनेगा। अगर हम इसको सॉल्व करें फॉर ईच सेल टाइप तो हमें क्या मिलेगा, तो एडीपी की 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, ये आना चाहिए सेल एल के लिए। देन इसके लिए क्या होगा, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3.9, देन वी हैव 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2.7 डिवाइडेड बाय 2.7, फिर लास्ट वाले की है 0.9 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 7.2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका 3 आ रहा है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ रहा है हमारे पास 1, ये आ रहा है 0.7, देन वी हैव 1। तो सबसे कम जो है वैल्यू 0.7 इज ऑफ सेल बी, तो आंसर इज सी। ठीक है, तो सबसे कम या मोस्ट नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू किसकी है, बी की है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following amino acids has more than 2 acid base groups? more than 2 acid base groups पूछा गया है। एलेनिन क्या है, ये एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। ल्यूसीन क्या है, तो 2 एसिड बेस ग्रुप का मतलब क्या है, हमें पता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है अमाइनो एसिड का, यहाँ पे NH3+ हो जाएगा, तो ये तो एक एसिड बेस ग्रुप हो गया। देन यहाँ पे एक हाइड्रोजन और R ग्रुप्स होते हैं, तो ये R ग्रुप जो है वो सेकंड एसिड बेस ग्रुप बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये तो सब में कॉमन है। हमने एलेनिन का बताया, इसमें नहीं हो सकता क्योंकि R ग्रुप क्या है, CH3 है। वाइल ल्यूसीन में क्या है, इट इज एन एलिफेटिक अमाइनो एसिड, तो इसका भी R ग्रुप जो है एसिड बेस ग्रुप नहीं बनाने वाला। फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे इसका तो ये कैसा होगा, CO-, मतलब इसका जो R ग्रुप है ना वो बेसिकली क्या है, एक फिनाइल रिंग है ऐसे CH2 और यहाँ पे बेंजीन अटैच्ड। ठीक है, तो ये भी क्या है एसिड बेस ग्रुप नहीं बना रहा। देन टायरोसिन में अगर हम देखें तो R ग्रुप क्या है हमारे पास, इसका R ग्रुप है CH2, देन वी हैव यहाँ पे एक OH अटैच्ड है। अगर यहाँ पे एक OH अटैच्ड है तो फिर क्या होगा, OH के पास लोन पेयर्स हैं, तो ये लोन पेयर्स क्या है, ये रेजोनेंस में जा सकते हैं। अगर यहाँ पे ये लोकलाइज हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, OH पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो हमने लोकलाइजेशन में चला गया है। एंड देन वी हैव यहाँ पे जो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज जाएगा, अगर इधर आता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये जो है इधर को शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली रेजोनेंस की वजह से टायरोसिन में है 2 एसिड बेस ग्रुप बन रहे हैं, सो डी इज करेक्ट। Enzyme activity profiles as a function of time in the absence or presence of different types of feedback mechanisms are shown in the figure below. Match the following feedback mechanisms with the corresponding profiles in the figure. No feedback mechanism, negative feedback mechanism with short delay, negative feedback
mechanism with long delay and positive feedback mechanism with positive feedback mechanism. So no feedback mechanism कौन सा हो सकता है? It can be fourth. तो P का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा. Then negative feedback mechanism with short delay. Short delay होता है ये वाला. ठीक है, तो ये हो जाएगा Q. Q का हो जाएगा थर्ड. Then we have negative feedback mechanism with long delay. ये हो जाएगा second. And positive feedback mechanism is first. So option B is correct. So you can see in this diagram, ये लिया गया है ब्रूस एल्बर्ट्स बुक से. ये बहुत ही अच्छी बुक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल के लिए. So a delayed negative feedback with a long enough delay can produce responses that oscillate. सबसे पहले तो अगर अब हम डायग्राम देखें, पॉजिटिव फीडबैक क्या है? एंजाइम से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, देन दिस इज गिविंग अ पॉजिटिव फीडबैक टू प्रमोट द रिएक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है एक में नो फीडबैक मिले. ठीक है, तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम रीच किया, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई. देन जो है प्रोडक्ट या तो कुछ भी नहीं दे सकता, ना उसने पॉजिटिव फीडबैक दिया ना नेगेटिव फीडबैक दिया, बस वो डिप कर गई उसकी वैल्यू. सो एंजाइम एक्टिविटी डिप कर गई, प्रोडक्ट फॉर्मेशन रुक गया. सो ये था क्या था? नो फीडबैक मैकेनिज्म. देन पॉजिटिव फीडबैक में क्या हो रहा है? फिर से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है एंड देन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पर एक थोड़ा सा डिप आता है एंड देन द एंजाइम एक्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट. देन नेगेटिव फीडबैक विथ लॉन्ग इनफ डिले में क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है. देन जो है यहाँ पे कुछ डिले मिलता है और ये नेगेटिव फीडबैक देता है किसको? एंजाइम को. एंड द ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड. The oscillations may persist for as long as the stimulus is present, or they may even be generated spontaneously without any need of external signal to drive them. So many such oscillators also contain positive feedback loops that generate sharper oscillation. If negative feedback operates with a short delay, the system behaves like a change detector. It gives a strong response to a stimulus, but this response rapidly decays even while the stimulus persists. If the stimulus is suddenly increased, however, the system responds strongly again, but again the response rapidly decays. This is the phenomenon of adaptation. तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, जब शॉर्ट डिले है तो थोड़े से ऑसिलेशंस आए, बट जब लॉन्ग डिले हो रहा है तो बहुत सारे ऑसिलेशंस यहाँ पे ऑब्जर्व हुए. सो ग्राफ के हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा बी. A linear DNA fragment of 5 kilobase when completely digested with EcoR1 produces 2.5 kb, 1.5 kb and 1 kb fragments. Complete digestion of the same 5 kb fragment with XBA1 produces 3.5 kb and 1.5 kb fragments. Which one of the following set of fragments will be obtained if the 5 kb fragment is fully digested with EcoR1 and XBA1 simultaneously? So, अगर हम ये कंसीडर करें, ये है 5 kb फ्रैगमेंट. देन XB1 से जब हमने कट किया, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ये कट हुआ XBA1. सो ये कितना आ रहा है? 3.5 और ये कितना आ रहा है? 1.5 kb. देन EcoR1 से कट कर रहे हैं, तो मान लीजिए एक कट यहाँ पे लगा है EcoR1 का, ये हो जाएगा 1.5 kb. देन नेक्स्ट वी हैव, ये मान लीजिए 2.5 kb हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1 kb हो जाएगा. EcoR1 ये हो गया 1 kb और ये हो जाएगा 2.5 kb फ्रैगमेंट. ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट. तो एक तो यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है, दूसरा कट हमें यहाँ मिल रहा है एंड तीसरा कट यहाँ मिल रहा है.
तो क्या फ्रेगमेंट बन रहा है हमारे पास? एक तो बन रहा है 1.5 kb का फ्रेगमेंट, एक बन रहा है ये 1.5 माइनस 1 करेंगे तो ये 1 का आ रहा है, तो एक हमें मिल रहा है ये 1 kb का, एक और मिल रहा है 1 kb का, ओ सॉरी ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। 1.5 माइनस 1 करेंगे तो ये 0.5 का बचा, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें 0.5 kb का एक फ्रेगमेंट मिल रहा है। देन 1.5 ये हो गया, 3.5 माइनस 1.5 करेंगे तो कितना मिल रहा है हमें 2 kb का, समझ गए। ये 3.5 है, इसको माइनस करेंगे तो हमें इस एरिया का मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 kb। तो अब ये अगर हम देखेंगे क्या हमें मिल रहा है, ये 2 kb, 1.5 kb, 1 kb एंड 0.5 kb। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो हमें क्या हर कॉम्बिनेशन देखना होता है, अगर हम यहाँ पे पहले 2.5 रख देते तो ये हमें ऑप्शन में नहीं मिलता आंसर, ठीक है। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से भी देख के ये आंसर निकालना होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Match the cell types listed in group 1 with associated processes listed in group 2. So first is natural killer cells या NK cells. So ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी करते हैं, दैट इज ADCC. देन वी हैव बी सेल्स का काम होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन का. देन वी हैव मास्ट सेल्स आर इन्वॉल्व इन हिस्टामिन प्रोडक्शन, while neutrophils are the cells that are recruited at the site of infection. Then C option is correct. Next question is, 4 statements about lipids are given below as option. Choose the statements which is or are correct. Chlorophyll is amphipathic. Yes. Self assembly of phospholipids in water is due to hydrophobic effect. ये भी सही है. The temperature at which the gel phase changes to liquid crystalline phase increases with an increase in the degree of saturation of fatty acyl tails. ये गलत है, ये लो टेम्परेचर पे होता है तो ये डिक्रीज होना चाहिए यहाँ पे. So this statement is wrong. The choline had group of lipids is positively charged. Yes, ये सही है. So option A, B and D are correct. Next question is, which of the following techniques can be used to separate proteins according to their molecular weights from a mixture of proteins? तो ये प्रोटीन सेपरेशन टेक्निक्स हमें बतानी है कौन सी है जो कि मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे सेपरेशन करती हैं. आयन एक्सचेंज ये नहीं हो सकती क्योंकि आयन के बेसिस पे करती हैं, मतलब चार्ज क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है. देन ये साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, यस ये मॉलिकुलर वेट के हिसाब से करती है. देन वी हैव SDS पेज, यस ये भी करते हैं. जो ज़्यादा जिसका मॉलिकुलर वेट होगा वो कम ट्रैवल करेगा इन द जेल, एंड जो लाइटर होगा वो ज़्यादा ट्रैवल कर जाएगा डिस्टेंस. देन वी हैव सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन, तो ये भी क्या करते हैं, मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे सेपरेशन करते हैं. सो BCD इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, B cells produce two forms of an immunoglobulin, membrane bound form known to B cell receptor and soluble form known as antibody. Which of the following statement is or are correct about B cell receptor and antibody produced by the same cell, same B cell? BCR and antibody have identical antigen binding site. BCR and antibody recognize different epitopes. BCR and antibody are encoded by the same gene. BCR and antibody are formed by differential splicing. So option A is correct क्योंकि identical antigen binding site होती है दोनों में. Then we have BCR and antibody recognize different epitopes, different नहीं करते वो same epitope करते हैं. Then BCR and antibody are encoded by the same gene, yes. BCR and antibody are formed by differential splicing, बिल्कुल. तो A, C and D are correct. Next question is, a 100 ml solution of pH 10 was well mixed with a 100 ml solution of pH 4. The pH of the resultant 200 ml solution is. So first of all, we know the formula of calculating the pH, that is pH is equal to minus log of H plus. Then अगर H plus की concentration हमें चाहिए, then it is anti log of pH. So solution 1 हमें दे रखा है कि pH 10 है, और अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है वो आ जाएगी, दैट इज कम आउट टू बी 10 की पावर -10 मोल पर लीटर.
देन सिमिलरली सेकेंड सोल्यूशन pH 4 दे रखा है, तो उसकी क्या हो जाएगी 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। देन जब उनको मिक्स किया, सोल्यूशन बनाया उनका, तो फिर हमें क्या मिल रहा है 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो फिर ये आ रहा है हमें 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मिल रहा है। देन इसका अगर हम H प्लस कंसनट्रेशन ये कंसिडर करके हम pH के फॉर्मूला में लगाएं, तो फिर क्या आ रहा है pH हमारा आ रहा है log 4 सॉरी 10⁻⁻4 हो जाएगा -4, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन log 0.5 होता है 0.301, सो आंसर कम्स आउट टू बी 4.301. An organism uses only the glycerophosphate shunt pathway to transport cytosolic NADH to mitochondria. For every 2 electron transported, complex 1, complex 3 and complex 4 of the electron transport chain in this organism transport 2.5, 1.5 and 2 protons respectively. The hydrogen or H plus to ATP ratio of F0, F1 ATPase of this organism is 4. Terminal electron acceptor is oxygen. The number of ATP molecules synthesized by oxidizing NADH from glycolysis is, तो ये ETC दे रखी है यहाँ पे, और ये क्या चल रहा है यहाँ पे ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल या शंट पाथवे चल रहा है। तो ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस से 2 पायरुवेट और 2 NADH बना रहा है, और ये 2 NADH जो हैं ये इस ग्लिसरॉल फॉस्फेट शंट में जाते हैं, एंड ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बन जाता है। देन ये जो है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता है, एंड देन और ये जो है FAD को FADH2 में कन्वर्ट कर रहा है, कौन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज 2, ठीक है। और ये जो है सेकेंड कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर रहा है टू द कॉम्प्लेक्स 3 देन कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस का इन्वॉल्वमेंट है, प्रोटॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। देन एज यू कैन सी सिर्फ कॉम्प्लेक्स 2, 3 एंड 4 ही हैं जो कि FADH2 में इन्वॉल्व हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी प्रोटॉन्स हैं, वो हम काउंट नहीं करेंगे। सो कितने आ रहे हैं 1.5 प्लस 2 प्रोटॉन्स हमें मिल रहे हैं, तो ये कितने हो गए 3.5। और जब 2 NADH का कन्वर्जन हो रहा है तो हम करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो हमें मिल रहा है 7 प्रोटॉन्स। और हमें रेशियो दे रखा है H प्लस अपॉन ATP का, दैट इज इक्वल टू 4। हमें H प्लस पता है 7 है, तो डिवाइड बाय 4 कम्स आउट टू बी, ये ATP निकाल सकते हैं इससे, कितना आ रहा है 4 1 ज़ा 4, तो हो गया 30, देन 7 ज़ा 28, देन 5 ज़ा 20, तो 1.75 जो है हमें ATP मिल रहे हैं। So the answer is 1.75. If the extracellular concentration of sodium ion Na plus is 10 times more than its intracellular concentration, then the sodium equilibrium potential at 20 degrees Celsius in millivolt is, assume that the membrane is permeable only to sodium ions. तो मान लीजिए ये membrane है, सोडियम आयंस अंदर जा रहे हैं और बाहर भी आ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है इनर intracellular membrane and this is extracellular portion, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वी ऑल आर अवेयर ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन। सो नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से जो एनर्जी है इट कम्स आउट टू बी RT अपॉन ZF ln सोडियम एंटरिंग फ्रॉम द राइट साइड और एक्स्ट्रासेलुलर साइड डिवाइडेड बाय सोडियम लेफ्ट। सो ln को हटाएंगे तो 2.303 लॉग लग जाता है। ये सब वैल्यूज हमने पुट की, ये हमें पता है 10 टाइम्स है, तो ऊपर कंसंट्रेशन हमने 10 ले लिया, एंड कंसीडरिंग कि जो लेफ्ट वाली है वो 1 है, ठीक है। देन 0.058 वोल्ट आया, वोल्ट को हमने मिली वोल्ट में कर दिया, सो आंसर कम्स आउट टू बी 58.13 मिली वोल्ट। Thank you so much for watching this video. Subscribe to my YouTube channel Biology Colony and do check out my Telegram channel also. Bye.